आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं आज के दिन सत सत नमन करती हूँ। और आज ही के दिन मोहनदास नैमिषारय जी की पुस्तक का लोकार्पण भी है, 100 दलित आत्मकथाएं। अंग्रेजी भाषा में पहली दलित आत्मकथा हजारी जी की थी, जो वर्ष 1991 में छपी थी। दलित आत्मकथाओं का यह एक बड़ा दस्तावेज हिंदी में है, जहां यह दस्तावेज पुरानी पीढ़ियों की यातनाओं को ताजा करता है, वहीं युवा पीढ़ी को संघर्ष करने की प्रेरणा भी देता है। डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन और शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा के अंशों पर नाटक के रूप में प्रस्तुति भी हुई है। फिल्मांकन अभी होना बाकी है। ऐसे दस्तावेज के लिए नैमिषारय जी को मेरा फिर से जय भीम। 100 दलित आत्मकथाओं के विमोचन के लिए ऑनलाइन वाणी प्रकाशन के मंच पर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। इस पुस्तक विमोचन में हमारे साथ में प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, शरण कुमार लिम्बाले, डॉक्टर जयप्रकाश करदम, अनामिका, डॉक्टर रूपचंद गौतम आदि विद्वान गणों से मैं आपको रूबरू कराऊंगी। आप सभी विद्वान गणों से अनुरोध करूंगी कि पुस्तक के लोकार्पण के लिए आप सभी लोग पुस्तक को अपने हाथों में ले लें और पुस्तक के लोकार्पण को शुरू करें। अरे शरण लिम्बाले जी के पास भी पहुंच गई। अच्छा, पहुंच गए तो अच्छा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का पुस्तक लोकार्पण के लिए। अब हम चर्चा के लिए तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपनी वक्ता अनामिका जी को बुलाना चाहूंगी। अनामिका जी सत्यवती कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये एक कुशल लेखिका के रूप में पुरस्कृत भी हुई हैं। इनको अभी साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी मिला है। इनके लेखन की शुरुआत वेल्टर भेंगरा की पत्रिका संकल्प से होती है। इन्होंने लेख, कहानी, कविता के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। ऐसी विदुषी महिला से मैं अनुरोध करूंगी कि वो पुस्तक को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को साझा करें। आदरणीय अनामिका जी से मैं अनुरोध करती हूँ। जय भीम और सभी साथियों को मेरा प्रणाम। बहुत ध्यान से मैंने ये 100 आत्मकथाएं जो नियोजित संयोजित की गई, उसका एक एक पृष्ठ पढ़ा। 2 दिन पहले जब किताब मेरे पास आई तो मैंने सोचा था कि 2 दिन में क्या पढ़ पाऊंगी। मैं उलट पलट कर ज्यादातर आत्मकथाएं पढ़ी हुई थी, क्योंकि मेरे रोम रोम में जब मैं आत्मकथाएं पढ़ती हूँ तो हर रोम में जैसे एक आंख खुलने का एहसास होता है। तो फिर भी मैंने देखा कि उस बड़े वितान से मार्मिक स्थल कैसे चुने गए। संपादन की जो प्रज्ञा होती है वो पूरे पाठ से उसका मर्म स्थल चुनकर उसकी व्याख्या करने में प्रकट होती है। तो मुझे नैमिषारय जी को और बहुत दिनों से मैं जान रही थी। जब अंग्रेजी में इनकी पुस्तक पहली प्रकाशित हुई तब से लेकर अब तक मुझे ये तो पता था कि जिस प्रज्ञा की बात बुद्ध करते थे, अंबेडकर जी करते थे, वो सहजात उन सब मेरे दलित बंधुओं में होती है, क्योंकि भाव का अभाव से बहुत गहरा नाता है। मगर ये काम जरा मेथोडोलॉजी जिसको कहते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके हिसाब से विकट था। अपनी इतनी सारी भाषाएं हैं, भगिनी भाषाएं हैं। लोग कहते हैं कि भारत जितने भी हैं भाषा विकास भाष्य मैंने देखे तो मुझे अचानक लगा बात
और बहुत सभी भारतीय भाषाओं को एक करती है, वो है दलित दोहन का और स्त्री दोहन का, आदिवासी दोहन का एक पूरा जो वितान है वो सभी भाषाओं के अंतस्थल में दर्ज हो रहा है। ये दलित दोहन का इतिहास जैसे साझा है, उसके प्रत्याख्यान का भी इतिहास उतनी ही सुगढ़ता से और एक नई तरह की सुगढ़ता से। मतलब मैंने देखा, नैमिष राय जी ने एक बहुत सुंदर स्थापना दी है कि अपनी भाषा में उस भाषा का व्याकरण जो स्थापित भाषा के मानदंड है उससे अलग हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि आत्मकथा में जो आत्म है वो एक तरह से डेरिडा जिसको अपोरिया कहते थे, वो बहुत तरह की समस्याओं से संकुल है। और चूंकि इसमें कर्म सिद्धांत का भी एक अटपटा विनियोग है इसमें, इसकी व्याख्या में, तो आत्म छोड़कर स्वकथन की हम बात कह सकते हैं। ये सब बातें मानते हुए भी मैं ये सोचती हूँ कि उन्होंने एक नया शिल्प, नई भाषा तो खैर दी ही है, नए शिल्प में एक बात रचने की कही। और ये शिल्प जो है वो हमारी दादी जो थी बचपन में कथरी सिलती थी। अभी जो विकट सर्दियां होती हैं तो साड़ी पर साड़ी बिछाकर तरह तरह की चिप्पियों, सुंदर चिप्पियों से वो एक नए तरह का सौंदर्य शास्त्र रचती हैं हमारी सर्वी वृद्धाएं। तो उसी तरह का शिल्प एक प्रस्तावित अश्वेत साहित्य ने भी किया। एलिस वॉकर हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो अपने ढंग का शिल्प होगा हम उसमें बात कहेंगे। तो मैंने ये देखा कि ये जो 100 आत्मकथाएं उन्होंने चुनी, उससे मर्म स्थल चुनकर उन्होंने उसका बहुत सुंदर उसकी व्याख्या दी और बाकी का सार संक्षेप किया। ये जो मेथोडोलॉजी है ये नए तरह की है। जनतंत्र जैसे जैसे ये गहराया वैसे वैसे विधाओं की दीवारें भी टूटी और कहने का चलन भी टूटा। तो ये अलग तरह के शिल्प में, जिसमें कभी टिप्पणियां हैं, कभी कोई उद्धरण है, कभी सार संक्षेप है, कभी कोई इंटरव्यू है, तो ये बहुत तरह की विधाओं के संयोजन से और बहुत तरह की सांस से इन्होंने जो दुनिया के 2 महादुख हैं, कौन है महादुख? एक तो है भूख और दूसरा है अपमान। तो पेट पर लात पड़े या पीठ पर, चोट बराबर लगती है। तो पीठ पर पड़ी हुई जो लातें हमने स्त्रियों ने, दलित स्त्रियों ने खासकर और पुरुषों ने भी खाई, बचपन जो हम लोगों का पूरा व्यक्तित्व रचता है, हमारे पूरा अवचेतन व्यक्तित्व का रचता है, उसकी अनुगूंजें इस तरह इन्होंने जगाई हैं। और सारी आत्मकथाएं जो चुनी गई हैं इसमें, और उसमें गुजराती, मराठी, दक्षिण भारतीय भाषाओं, बांग्ला, इतना बड़ा वितान, उससे कुछ आत्मकथाएं चुनकर जहां मर्म स्थल दे सकते थे उदाहरण का दिया है, कहीं व्याख्या की है, कहीं इंटरव्यू दिए हैं। तो बहुध्वन्यात्मक एक शिल्प उन्होंने रचा है जो पैचवर्क क्विल्ट का शिल्प कहला सकता है। और अगर उत्तर संरचना की भाषा में कहें तो राइनो का शिल्प कहलाता है। तो इसमें है कि कहीं से एक शाखा है, फिर एक प्रशाखा है, फिर एक प्रशाखा है। ये शिल्प का स्थापत्य का जो नया ढंग है, मैं इसको सादर इसका नमन करती हूँ। और दूसरी बात मैं जो बहुत जरूरी समझती हूँ कहना, वो ये कि वजूद एक घोंसले की तरह की चीज होती है, और आपने किसी वजूद के घोंसले का एक एक तिनका जब बिखर जाए झंझावातों में और पारंपरिक दोहन के इतिहास में, तो एक एक तिनका जोड़कर अपना वजूद दोबारा कैसे रचा जाए, घोंसले जैसा वजूद, इसमें जितना धैर्य, जितना संयम, जितनी सहिष्णुता चाहिए, वो चरित्र को एक अलग धार देते हैं।
तो हमेशा मैं सोचती हूँ कि मेरे जितने दलित बंधु लेखक हैं उनके साथ अगर मुझे कहीं जाना हो तो मुझे शायद कोई भय नहीं हो, मुझे क्या नई लड़कियों को भी कोई भय नहीं होगा, क्योंकि उनमें एक साथी वाला भाव, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे वाला भाव होगा। अंबेडकर ने जो अपने इंटरव्यू में बहुत सुंदर एक बात कही है कि हम अपने चरित्र की प्रखरता से जब नए तरह का एक आदर्श रचते हैं और जिस तरह की तकलीफें झेल कर हमारी माएं या हम खुद निकले हैं, अगर उस तरह की तकलीफें हम किसी और को देने की संकल्पना करके, ऊर्ध्वबाहु संकल्पना करके संकल्प लेके निकलते हैं, तब जाके हम इस नए समाज के गढ़ने में समर्थ हो पाएंगे, जिसका साझा सपना सभी दलित अस्मिताएं दे रही हैं। उन दलित अस्मिताओं में हाशिए के सारे समूह हैं, आदिवासी भी हैं और स्त्रियां तो हैं ही सब। उसके अलावा तीसरी बात जो है, उन्होंने सहानुभूति और स्वानुभूति का जो एक बहुत प्रखर डिबेट है उसका निराकरण किया है इस तरह से कि उन्होंने ऐसी आत्मकथाएं भी शामिल की हैं जो गैर दलित आत्मकथाएं हैं, और रेखांकन, तुलना के द्वारा रेखांकन किया है कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। और ये मुझे लगता है कि किसी भी सम्यक अध्ययन के लिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए एक बहुत जरूरी बात है, जो जानना ही मानना है। मैंने बेचैन जी की आत्मकथा पर एक बार लिखते हुए लिखा था, ये क्यों जरूरी है आत्मकथाओं के ये अंश सामने लाना कि हम जान सकें कि पीड़ा का वो घाव कुरेदना इसलिए जरूरी है कि घाव के ऊपर शीशा, जैसे पेपर मैशी का कोई की मूर्ति बनती है ना, तो उसपे टूटे हुए शीशे जड़ दिए जाते हैं। पेपर मैशी में क्या होता है, पेपर मैशी का जो शिल्प, उसको सारी जो कूड़े में फेंकी गई जाने वाली चीजें मानी जाती हैं, उसकी लुगदी बना के उसकी नई मूर्ति गढ़ ली जाती है और उस मूर्ति में नए शीशे जड़ दिए जाते हैं। अगर आपने कभी भी पेपर मैशी का कोई खिलौना या मूर्ति देखी होगी तो आप समझेंगे। इसी तरह से इन्होंने सारी कुचली दबी अस्मिताओं की लुगदी बना के और उसके घावों पर एक एक शीशा जड़ा है, ताकि जो भी इसमें दिखना चाहे अपना इतिहास देख सके और शर्मिंदा हो सके। शर्मिंदा होने का मतलब ये है कि अबलो नसानी अब न नसई हो, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब ये न हो। मुझे अब लगता है कि दलित धीरोदात्त का एक नया शास्त्र हमारे दलित आत्मकथाकार जो रच रहे हैं, विश्वास की, स्त्रियों का जो विश्वास इन्होंने अर्जित किया है और किसी का दोहन वैसा न करने का जो संकल्प लिया है जिसके ये शिकार रहे, यही नए समाज की संकल्पना में हमारा सहायक होगा। जैसे अश्वेत लेखन की ओर हम नई भाषा, नए शिल्प, अक्करमाशी के लेखक हमारे सामने बैठे हैं, शिल्प के प्रयाण इतने इन्होंने किए, और भी बहुत सारे अपने अपने पिंजरे के लेखक हैं। ये इन लोगों ने जो चुनिंदा अपने से दो आघात का इतिहास करके एक प्रतिसंसार रचा, उसने हमारी आंखें खोली और हमने एक नए तरह का संकल्प बढ़ा। हम इन्हें अपने गुरुओं की तरह इनको मान से हमारे साथ चाहते हैं और इसी आदर्शवाद की हमें जरूरत है और इसी सहकारिता की हमें जरूरत है जिसकी प्रस्तावना ये पूरी पुस्तक रखती है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी भाव से। अगर जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई, एक सत्य है जीवन का, तो ये वैष्णव जन तो तेणे कहिए, पीर पराई जाने रे, जीवन का दूसरा पक्ष है। पीर पराई कुछ नहीं, पीर पराई जो है वो भी साथ लेकर चला जाए
और आत्म में जो पर है उसका नियोजन हो जाए, इसी संकल्प के साथ मैं दोबारा आप लोगों का अभिवादन करती हूँ। इस पुस्तक के लेखक से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। दोबारा जब ये नया एडिशन आए तो जहां पर रेखा चित्र है या थोड़े से कम विवरण है, आगे के शोधार्थियों के लिए उसको थोड़ा और बढ़ा दें, ये मेरी इनसे उम्मीद है।